नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उनके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों अब तक हमने एक दो क्लास ले चुके हैं हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की, और ये राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की तीसरी क्लास होगी हमारी। और आज हम दोस्तों हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा चौहान राजवंश। और हमने जो अब तक पढ़ा है दोस्तों वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है दोस्तों। तो जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अब तक नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो मैं वो जो वीडियो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चौहान राजवंश। और दोस्तों चौहान राजवंश पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति के जो बारे में प्रमुख सिद्धांत है, किस प्रकार से क्या क्या है, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे चौहान राजवंश। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन देखो किस प्रकार से, देखो क्या है, ये है हमारा राजपूतों की उत्पत्ति। तो किस प्रकार से हुई, क्या हुई, वो देखो आप, उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, अब देखो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या क्या है, किस किस ने दिए दोस्तों। एक तो हमारा जो प्रमुख इसने जो सिद्धांत दिए हैं, जो बात बताई है दोस्तों, वो एक तो है कर्नल जेम्स टोड। और इसके बाद में GH ओझा ने भी राजपूतों के बारे में कुछ कहा है, और गोपीनाथ शर्मा, भंडारकर, दशरथ शर्मा, इन्होंने भी कुछ कहा है, और एक नयन चंद्र सूरी ने भी कुछ कहा है दोस्तों। इन सब ने ही थोड़ी थोड़ी बात बताई है राजपूतों के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से उनका मतलब ये जो राजपूत है वो किस प्रकार से आए इंडिया में, तो वो बताते हैं। देखो सबसे पहले हम जो मत पढ़ेंगे दोस्तों, मत पढ़ेंगे किसके, कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं वो देखो आप, कर्नल जेम्स टोड। और ये कर्नल जेम्स टोड कौन है दोस्तों, वो ही अपने राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक, इसलिए हम इसको पहले पढ़ेंगे। देखो कर्नल जेम्स टोड ने जो बात कही है वो इतनी सी कही है दोस्तों कि हमारे देश में क्या था, विदेशियों का आक्रमण हुआ। ठीक है, उस विदेशी आक्रमण होने के साथ ही हमारे देश में कुछ जातियां आकर बस गई, और उन जातियों के वैवाहिक संबंध भारतीयों से हुए, और उनसे जो संतान हुई दोस्तों, यानी कि उनसे जो प्राप्त है वो हमें राजपूत प्राप्त हुए। देखो कैसे इनका मानना था कि राजपूतों की उत्पत्ति, देखो राजपूतों की उत्पत्ति क्या है दोस्तों, विदेशी तथा विदेशियों का मिश्रण है। विदेशी तथा विदेशियों का मिश्रण है, इन्होंने पहली बात ये कही। अब इसका एक्सप्लेन उन्होंने किस प्रकार से कहा वो देखो। उनका कहना था कि यहाँ पर 4 प्रकार की जातियाँ हुआ करती थी उस समय। कौन कौन सी, शक, हूण, सीथियन और कुषाण। ठीक है दोस्तों, ये 4 जातियाँ हैं। कौन कौन सी विदेशी जाति है दोस्तों, कौन कौन सी, शक, हूण, सीतियन और कुषाण। दोस्तों इनके क्या हुए, वैवाहिक, भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध, और इसी वैवाहिक संबंध से जो आगे हमें प्राप्त हुई दोस्तों वो है राजपूत। ठीक है दोस्तों, इनका कहना ये था। ठीक है, अब है दोस्तों जो आगे उन्होंने तीसरी बात कही, वो कही इन्होंने राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी है दोस्तों। क्या इन्होंने, मतलब कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी है, 5वीं जाति की। तो यहाँ लिख दूँ, इन्होंने मतलब कर्नल जेम्स टोड ने इन्होंने राजपूतों को क्या दिया है दोस्तों, 5वीं जाति की
संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, ये एक हो गया कंप्लीट। और इनका एक चीज़ और मानना था, शक और सीथियनों के क्या है, वंशज है। इनकी एक छोटी सी बात और मानना था कर्नल जेम्स टोड का, कि राजपूत जो है वो शक यानी कि ये शक और सीथियनों के वंशज है, इनका मानना था। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शक राजपूतों को शक तथा सीथियनों के वंशज बताए, इन्होंने बताया। ठीक है दोस्तों, बताया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इतनी बातें कही है कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड के बाद में दोस्तों जो अगले हमारे जो तथ्य होने वाले, यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, यानी मैं साथ के साथ में जो इनका पीडीएफ है दोस्तों मैं अटैच करता रहूँगा, तो उससे आप टेंशन मत लो, यहाँ तक आप समझ लो एक बार। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस स्टार्ट करता हूँ। राजपूतों की जो उत्पत्ति इन्होंने क्या मानी है, विदेशी एवं विदेशियों का मिश्रण। ठीक है दोस्तों, विदेशियों का मिश्रण है। यहाँ पर शक, होण, सीटियन और कुषाण नाम की 4 विदेशी जातियाँ हुआ करती थी। उनसे भारतीयों के वैवाहिक संबंध से उत्पन्न हुए हैं राजपूत। ठीक है दोस्तों, इन्होंने राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी है और इन्होंने राजपूतों को शक तथा सीटियनों के वंशज बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो आगे हमारे अब जो आगे आने वाले हैं वो कौन है, GH ओझा। तो GH ओझा ने क्या कहा है इनके बारे में, तो देखो आप, अभी भी चल रहा है टॉपिक कौन सा, राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, तो देखो GH ओझा ने कहा है दोस्तों कि राजपूत क्या है, आर्य, राजपूत आर्य है। ठीक है, और आर्य कौन थे दोस्तों, क्षत्रिय। तो इन्होंने राजपूतों को क्या बताया है, क्षत्रिय बताया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप आगे और किस किस की मत है और इन्होंने क्या क्या कहा है वो देखो आप। तो इन्होंने राजपूतों को क्या, सबसे पहले GH ओझा की बात करेंगे। नंबर 2 कौन है दोस्तों, GH ओझा। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या बताया है दोस्तों, इन्होंने बताया है आर्यों की संतान, किसको, राजपूतों को। तो देखो इन्होंने बताया है आर्यों की संतान बताया है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना आप। GH ओझा ने क्या बताया दोस्तों, राजपूतों को आर्यों की संतान। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया राजपूत। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, फिर इसके बाद में जो आगे हम चलेंगे दोस्तों वो है हमारे दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर। इन तीनों ने एक ही बात कही है दोस्तों कि राजपूत जो है वो ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया कि राजपूत ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा जो मत चलता है दोस्तों किसका है, यहाँ पर लिख दो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो यहाँ लिखते हैं तुम गोपीनाथ शर्मा। और दूसरा है दोस्तों कौन है, डॉक्टर भंडारकर। और तीसरा है कौन दोस्तों, दशरथ शर्मा। यहाँ हो गया दशरथ शर्मा। दोस्तों इन तीनों ने क्या बात कही है, इन तीनों ने एक ही बात कही है दोस्तों, क्या, कि राजपूत क्या है, ब्राह्मण के वंशज है। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणों के वंशज है। इन्होंने एक ही बात कही है, क्या, कि राजपूत क्या है, ब्राह्मणों के वंशज है, यानी कि राजपूत ब्राह्मणों से है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, इन्होंने क्या कहा कि राजपूत ब्राह्मणों के वंशज है। ठीक है दोस्तों, एक तरह से इन्होंने ये साबित करना चाहा दोस्तों कि राजपूत जो है वो ब्राह्मण ही है, इन्होंने ये साबित करना चाहा था उस समय। अब जो चौथे नंबर का हमारे पास में है वो है हमारे पास नयन चंद्र सूरी। और नयन चंद्र सूरी ने क्या कहा है दोस्तों, तो यहाँ देखो हमारे पास नयन चंद्र सूरी। तो इन्होंने कहा क्या है दोस्तों, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि राजपूत क्या है, राजपूत सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी थे। राजपूतों को क्या बताया दोस्तों, सूर्यवंशी बताया, राजपूत सूर्यवंशी
है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ कही है। तो यहाँ पे जो सबसे, अब जैसे मान लो यहाँ पे हर एक आदमी के अलग अलग स्टेटमेंट बताए जा रहे हैं दोस्तों, कि किसने, मतलब GH ओझा ने बताया कि ये राजपूत क्या है, आर्यों की संतान। गोपीनाथ शर्मा जो है खुद ब्राह्मण, तो इन्होंने बताया कि ब्राह्मण है। नयन चंद्र सूर्य ने कहा कि ये सूर्यवंशी है। और जो कर्नल जेम्स टोड है वो खुद विदेशी है, तो उन्होंने कहा विदेशी है। तो दोस्तों ऐसा कोई मतलब कोई खास मत तो था नहीं। तो हमने इतिहास में जो पढ़ा है वो वहाँ से किस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है, हम जैसे जैसे इतिहास को पढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो वैसे वैसे हमें जानकारी मिलती जाएगी। तो अब आप यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और अब चलते हैं हम चौहान वंश की तरफ। चौहान वंश की तरफ चलेंगे, और चौहान वंश में क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, वो देखो आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे बिल्कुल। अब देखो आगे, अब जो हमारे पास में है चौहान वंश के बारे में है, कि चौहान वंश में क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से इनकी खोज कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है दोस्तों। तो देखो आप, अब हमारा अगला है चौहान राजवंश। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, तो यहाँ पे अब हमारा है चौहान राजवंश। देखो, चौहान राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत है, वो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो क्या क्या है दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो क्या क्या सिद्धांत है वो देखो। तो सबसे पहले इनका यहाँ जो मानना है, जो क्या मानना है, देखो चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में इतनी सी बात है दोस्तों, कि एक ऋषि था दोस्तों, और वो ऋषि कौन था दोस्तों, वशिष्ठ मुनि। उस वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यज्ञ किया। क्या दोस्तों, आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यज्ञ किया, और उस यज्ञ से उसे 4 प्रकार की संतान मान लो या कुछ भी है ना, तो उससे, उस यज्ञ से उसे 4 प्रकार की संतान प्राप्त हुई। 4 प्रकार की अलग अलग, या 4 जाति अलग अलग, देख लो वो कैसे, कि सबसे बड़ी जो थी वो परमार, और उससे जो छोटी थी वो थी अपनी कौन सी, सबसे बड़ी जो थी प्रतिहार, और उससे छोटी थी परमार, और तीसरे नंबर की थी चालुक्य यानी कि सोलंकी, और जो चौथे नंबर की यानी कि सबसे छोटी जो जाति थी दोस्तों वो थी चहमान यानी कि चौहान। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पे जो सिद्धांत है वो ऐसा है, वशिष्ठ मुनि द्वारा, क्या दोस्तों, कि चौहान वशिष्ठ मुनि क्या किया उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर कौन सा यज्ञ किया दोस्तों, अग्नि कुंड यज्ञ किया, जिससे 4 प्रकार की संतानें हुई। और जो सबसे बड़ी थी दोस्तों वो कौन थी, सबसे बड़ी थी वो थी प्रतिहार, जो हमने अब तक पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है, दूसरे नंबर की जो थी दोस्तों वो थी परमार, और जो तीसरे नंबर की थी दोस्तों वो तीसरे नंबर की जो थी दोस्तों वो कौन सी थी, वो थी अपनी चालुक्य। और चालुक्य का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, सोलंकी भी इनको बोलते थे। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया सोलंकी। और जो सबसे छोटी थी दोस्तों वो थी चहमान यानी कि चौहान। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये मत किसके अनुसार है दोस्तों, ये मत है वशिष्ठ मुनि द्वारा जो आबू पर्वत पर क्या किया गया था दोस्तों, अग्निकुंड यज्ञ किया गया था। उस अग्निकुंड यज्ञ से हमें यानी कि उनको 4 संतानें प्राप्त हुई। और ये तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो चौहान है वो किसके वंशज है, वशिष्ठ मुनि के। ठीक है दोस्तों, इनका अनुसार, मतलब इनका ये कहना था। ठीक है, अब आगे जो हमारा है जो मानना है वो क्या है दोस्तों, देखो यहाँ से मैं अब मिटा रहा हूँ इसको। जो नेक्स्ट बात है दोस्तों वो देखो आप,
तो नेक्स्ट बात जो हमारी है वो है मिलती है हमें बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख में पढ़ा भी चुका हूँ। कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो उससे हमें चौहानों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो देखो आप, चौहानों के बारे में उससे हमें इतनी सी जानकारी मिलती है। अब जो दूसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का है, तो क्या हुआ दोस्तों? अब है बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख है, उस शिलालेख में क्या बात कही गई है वो देखो आप। उसमें ही बताया था। ये पहली बात है कहाँ पर? ये भीलवाड़ा में है, तो ये तो बता चुका हूँ मैं दोस्तों। अब देखो क्या है, चौहानों की जो उत्पत्ति है दोस्तों, वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है, और ये बात कहना किसका है? ये बात कहना है बिजोलिया शिलालेख का। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। और ये किसका मानना है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख, ब्राह्मणों से हुई है, यहाँ कंप्लीट होता है। बिजोलिया शिलालेख के बाद में दोस्तों हम चलेंगे वही गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और गोपीनाथ शर्मा क्या बोलते हैं चौहानों के बारे में? तो देखो, इनका तो एक ही मानना है हर चीज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है गोपीनाथ शर्मा, और अब गोपीनाथ शर्मा वापस क्या बोल रहे हैं दोस्तों? गोपीनाथ शर्मा ये बोल रहे हैं दोस्तों, जो मारवाड़ के ब्राह्मण थे, उनसे क्या हुए हैं दोस्तों? उनसे चौहान बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, क्या इनका मानना था कि मारवाड़ क्षेत्र चौहान जो है, ठीक है दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र के ब्राह्मणों के वंशज है। तो यहाँ लिख देता हूँ, ब्राह्मणों के वंशज है। ये किसका मानना है? वापस गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। कौन है दोस्तों? चौहान। चौहान क्या है? चौहान मारवाड़ क्षेत्र के ब्राह्मणों के वंशज है, ये मानना है। अगेन किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। अब जो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, अब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि चौहान क्या है क्या नहीं है। इसके यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो और फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे जो हमें पढ़ना है वो इतना सा पढ़ना है दोस्तों, क्या कि अब ये चौहान वंश है, इसके बारे में किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई है और कहाँ से हुई है वो देखो आप। तो चौहान है जो दोस्तों, उनका जो प्रारंभिक स्थल है वो क्या था और क्या नहीं था। अब आप इस डिटेल में इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब देखो आप फटाफट देखना इसके, और इसके बाद में मैं आपको ज़्यादा लिखने की टेंशन है नहीं, मैं लास्ट में PDF दे दूँगा दोस्तों, और लिखना चाहो तो बहुत ही बढ़िया है आप साथ के साथ में। तो देखो आप, सबसे पहली बात यहाँ से तो बात इतनी सी है दोस्तों कि चौहानों का प्रारंभिक स्थल, तो यहाँ चौहान राजवंश है, तो बता दूं मैं, चौहानों का प्रारंभिक स्थल कौन सा है दोस्तों? ये हो गया प्रारंभिक स्थल, ये अपना है दोस्तों अहिछत्रगढ़। क्या दोस्तों? अहिछत्रगढ़। और ये अहिछत्रगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? ये था नागौर में, यानी कि नागौर को ही बोलते थे दोस्तों। ठीक है, ये है चौहानों का प्रारंभिक स्थल, यानी कि यहाँ से दोस्तों चौहान जो है वो स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और इनका जो संबंध था, इन चौहानों का जो अहिछत्रगढ़ में थे दोस्तों, इनका चौहानों का संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था नाडोल पाली से। कहाँ से दोस्तों? नाडोल पाली से इनका संबंध था। ये हो गया कंप्लीट कि जो अहिछत्रगढ़ में जो चौहान थे उनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? नाडोल पाली से था। अब यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखो, फिर आप लिखो एक सन, वो है 551, कि 551 ईस्वी में क्या हुआ था? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने, क्या दोस्तों? वासुदेव चौहान ने क्या किया था? चौहान वंश की स्थापना की थी। और वो कहाँ पर की थी दोस्तों? शाकंभरी, यानी कि
जो सपाल दक्ष क्षेत्र है वहाँ पर, यानी कि जिसको हम एक ही नाम बोलते हैं दोस्तों, क्या, सांबर। सांबर के ही 3 नाम हैं, क्या क्या, सांबर को हम सपाल दक्ष बोलते हैं, सपाल दक्ष को हम शाकंभरी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्फ्यूजन मत होना। तो चौहानों की जो 551 में वासुदेव चौहान ने क्या किया, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। और कहाँ पर की दोस्तों, की स्थापना की, और स्थापना कहाँ पे की दोस्तों, वो की सपाल दक्ष में, यानी कि शाकंभरी में। सपाल दक्ष बोल दो या शाकंभरी बोल दो। और ये शब्द मैं पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तो वहाँ से आप एक बार देख लेना। शाकंभरी में जाकर और चौहान वंश की स्थापना करी है 551 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चौहान कहलाए उनको हम शाकंभरी चौहान कहते हैं, क्या दोस्तों, शाकंभरी चौहान। ये जो चौहान कहलाए उनको हम शाकंभरी चौहान कहते हैं। फिर उसके बाद में इसी वासुदेव चौहान ने क्या किया, शाकंभरी में एक शाकंभरी माता का निर्माण करवाया। और ये शाकंभरी माता कौन है दोस्तों, ये है अपनी चौहानों की कुल देवी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चौहानों की कुल देवी। तो कुल देवी, इसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने, माता मंदिर, ठीक है दोस्तों। एक इसने क्या करवाया, सांभर झील का निर्माण करवाया। यहाँ पे हो गया, ये हो गया सांभर झील का निर्माण करवाया। और सांभर झील का जो जीर्णोद्वार करवाया है दोस्तों, वो पृथ्वीराज प्रथम ने करवाया है, क्या दोस्तों, सांभर झील का जो जीर्णोद्वार करवाया है वो पृथ्वीराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कंप्लीट। वासुदेव चौहान ने क्या किया, चौहान वंश की स्थापना की है, कहाँ पे, शाकंभरी में। और कब की है, 551 ईस्वी में। वासुदेव चौहान ने ही शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। और वो कौन है, चौहानों की कुल देवी। और सांभर झील का निर्माण भी करवाया। और सांभर झील का जो जीर्णोद्वार है दोस्तों, किसने करवाया, पृथ्वीराज प्रथम ने। वो आगे पढ़ेंगे, देखो यहाँ तक काम कंप्लीट होता है। अब वासुदेव चौहान, फिर इसके बाद में दोस्तों 2-3 चीज़ें और है, वो देखो आप। इस सांभर झील को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं तीर्थों की नानी। इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, तीर्थों की नानी। तो क्वेश्चन ये आता है कि तीर्थों की नानी ये है, तो तीर्थों का मामा कौन है और तीर्थों का भांजा कौन है। तो मामा इसका है पुष्कर, देखो यहाँ पे, तीर्थों का मामा कौन है दोस्तों, ये है पुष्कर को बोलते हैं, पुष्कर को बोलते हैं। और तीर्थों का भांजा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, तो इनको देखो आप। तीर्थों का भांजा कौन है दोस्तों, मच्छगढ़। और मच्छगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, मच्छगढ़ ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है धौलपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, धौलपुर में। ये है तीर्थों का भांजा। तो ये है चौहान के चौहान के बारे में इतनी, सॉरी मत्स्य कुंड है दोस्तों, ये मत्स्य कुंड है, इसको मत्स्य कुंड बोलेंगे, तभी तो तीर्थ करेंगे वहाँ पे, गढ़ थोड़ी है, मत्स्य कुंड है, ठीक है दोस्तों। अब हम चौहानों के बारे में एक छोटी सी 2-4 बातें और बताना चाहता हूँ। वो इतनी सी है दोस्तों कि चौहान उस समय क्या थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो सामंती करते थे। सामंत करते यानी कि किसी दूसरे जो शासक है उसके अंडर में कार्य करते थे दोस्तों, यानी कि इनको कोई ना कोई ठिकाना मिला हुआ था, तब ये सामंती कहलाते थे दोस्तों। अब चौहानों को सबसे पहले जो सामंती व्यवस्था से इसको मुक्त करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था, विग्रहराज द्वितीय, जिसने क्या किया था, चौहानों को सामंत व्यवस्था से बाहर निकाला था। तो यहाँ से मैं फटाफट बता दूँ। फिर उसके बाद में जब चौहानों को ठीक है, फिर इसमें आती है दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, ये आती है महाराजा धीराज की उपाधि। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि लेने वाले जो प्रथम व्यक्ति है दोस्तों, उन सब के बारे में अब छोटी छोटी डिटेल पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से क्या है, किस प्रकार से किस व्यक्ति ने कौन सी उपाधि ली है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी वो बात आप याद रखो, कौन सी, सामंत व्यवस्था के बारे में। तो पहले क्या थे दोस्तों, सामंत थे ये, ठीक है दोस्तों। चौहानों को सामंत व्यवस्था से मुक्त कराने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, यह है विग्रहराज द्वितीय। तो यहाँ अब मैं फटाफट लिखता हूँ, देखो यहाँ से देखो आप, तो विग्रहराज द्वितीय इसने क्या किया दोस्तों, चौहानों को सामंत व्यवस्था से स्वतंत्र किया, यानी कि मुक्त किया। तो यहाँ लिख देता हूँ, चौहानों को
सामंत व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर, क्या करवाया दोस्तों, दिलाकर एक स्वतंत्र शासक बना, शासक बना। यहाँ कंप्लीट। अब जो पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों, सिंहराज। और सिंहराज क्या है, पहली बार सिंहराज, ये है अपना चौहान का ही शासक है, लिख लेना आप। देखो पहली बार क्या ली इसने, महाराजा धीराज की उपाधि। ओके, इसने ले ली महाराजा धीराज की उपाधि। लेकिन जब इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली दोस्तों, तब ये क्या था, तब ये स्वतंत्र नहीं था। तो ये क्या था दोस्तों, उस समय सामंत व्यवस्था में, सामंत व्यवस्था में था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत इसने क्या धारण की है, महाराजा धीराज की उपाधि। अब जो स्वतंत्र शासक है और उसने महाराजा धीराज की उपाधि ली है दोस्तों, उसका नाम है वाकपतिराज प्रथम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों वाकपतिराज प्रथम। अब इसने कैसे, किस प्रकार से उपाधि ली वो देखो आप। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली, की उपाधि ली, लेकिन कोष्टक में क्या लिखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र शासक बनकर, स्वतंत्र शासक में, स्वतंत्र शासन में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्वतंत्र शासन में। ठीक है दोस्तों, ये उपाधि के बारे में मेरे को आपको थोड़ा सा बताना था। और वो जो एक लास्ट का क्वेश्चन वो बता रहा था, मैं क्या बता रहा था दोस्तों कि सांबर झील का क्या करना है, जीर्णोद्धार करना है। तो देखो यहाँ पर लिख दूँ, और सांबर झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया दोस्तों, सांबर झील का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज प्रथम ने करवाया। बस इतनी सी है, यहाँ तक आप लिखो। और फिर इसके बाद में हम दोस्तों, हाँ दोस्तों हमारा ये वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अजयराज प्रथम की, क्या दोस्तों, सॉरी अजयराज की। ठीक है दोस्तों, और अजयराज ने क्या किया था, अजमेर बनाया था, अजमेर राज्य की, सॉरी अजमेर की स्थापना की थी। और भी बहुत सी बातें हैं जो चौहान वंश के बारे में अब आगे से आगे हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं तक समाप्त होगी। और हम ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करो। और जो ये मैंने पढ़ाया दोस्तों, इसका मैं PDF है, मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके दे दूँगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ओके, गुड बाय।